हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और चैनल के माध्यम से आप बीवीडी गैस पेपर क्लास 10 का जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन जान रहे हैं। यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 31 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो कंडीशन बना है उस कंडीशन के आधार पर ही आपका कोई भी प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपको शर्त पहले पता होना चाहिए। आप देख लीजिए, मेरा एक सारणी है पहले से बनाया हुआ पूर्व के वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर शर्त पहले हम आपको बता देते हैं। शर्त क्या बना है, अगर रैखिक समीकरण युग्म जो है वो आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, है ना, इसका अद्वितीय हल होगा, इसका एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है ना, इसके बाद अगर आप कंडीशन को बढ़ाते हैं, दूसरे शर्त पर जाते हैं, तो दूसरा शर्त बना है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा शर्त में, अगर ये तीनों बराबर हो जाता है, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए, इसी कंडीशन के आधार पर आपको कोई भी सवाल जो है सॉल्व होगा। ठीक है, मैक्सिमम सवाल जो है ये आपका इसी शर्त के आधार पर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। ठीक है ना, तो इसमें जो होता है, जो पहले शर्त का पालन करेगा जो समीकरण युग्म, वह क्या होगा, उसका एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, और उसका जो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है ना, और चूंकि एक हल होता है तो उसको हम लोग संगत समीकरण कहेंगे। जो समीकरण युग्म जो है वो आपका दूसरे शर्त का पालन करेगा, ठीक है ना, तो वहाँ उसका कोई हल नहीं होगा। अगर हल की संख्या पूछा जाए तो वहाँ पर 0 होगा। और ऐसे समीकरण युग्म का जब हम ज्यामितीय निरूपण अर्थात ग्राफीय निरूपण देखेंगे तो वहाँ पर आपका समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है ना, और तीसरा शर्त पर जो समीकरण निकाय रहेगा उसका हल जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसका जो हल होगा इन्फिनाइट हो जाएगा, और उसका चिन्ह आप दे सकते हैं इन्फिनाइट का, या अनंत लिख सकते हैं या अनेक बोल सकते हैं ना। इसके बाद जब हम इसका ग्राफीय निरूपण देखेंगे तो ये संपाती रेखा होगा। ठीक है ना, तो चूंकि जो पहला शर्त हुआ और तीसरा शर्त हुआ, तो पहला शर्त पर जो हुआ एक हल हुआ, और तीसरा शर्त पर जो समीकरण निकाय रहेगा उसका क्या होता है, अनेक हल होता है, लेकिन हल तो होता है। ये क्लियर हुआ कि जो पहला शर्त को फॉलो करेगा और तीसरा शर्त को फॉलो करेगा, उस समीकरण निकाय का क्या होगा, हल होगा। पहले शर्त के अनुसार एक हल होगा, तीसरे शर्त के अनुसार अनेक हल होगा। तो हल होने की स्थिति बनाया, इसीलिए पहला और तीसरा शर्त पर जो समीकरण निकाय रहेगा उसको हम लोग संगत समीकरण कहेंगे। बात रहा दूसरे शर्त पर, तो जो दूसरे शर्त के कंडीशन पर रहेगा समीकरण निकाय, उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, और जब हम उसके ग्राफीय निरूपण को देखेंगे तो हम लोगों को समांतर रेखा प्राप्त होता है, जिसका कोई हल नहीं होगा उसको हम लोग असंगत समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो पहला और तीसरा शर्त संगत समीकरण, और दूसरा कंडीशन जो होगा दूसरा शर्त पर, उसको असंगत समीकरण युग्म कहेंगे। अब बात रहा कि ग्राफीय निरूपण के आधार पर आपको नाम जानना है, तो पहला शर्त का ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा का एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, एक बिंदु पर आकर के प्रतिच्छेद करता है, इसलिए उसमें हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग विरोधी नहीं बल्कि अविरोधी समीकरण निकाय कहते हैं। ठीक है, जो दूसरा शर्त है उसका जो है ग्राफीय निरूपण समांतर रेखा बना है, तो समांतर रेखा क्या होता है, एक दूसरे का विरोध करता है, वो एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। इसलिए दूसरा शर्त पर जो है जो समीकरण निकाय रहेगा, ग्राफीय निरूपण हमें बताता है कि उस समीकरण निकाय को हम लोग विरोधी समीकरण निकाय कहते हैं। ठीक है, और जो तीसरा शर्त पर रहेगा तो उसमें हमको संपाती रेखा का ग्राफ प्राप्त होगा, तो उसे हम लोग आश्रित समीकरण निकाय कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बात बचा
कि मेरा जब भी कोई भी समीकरण युग्म दिया रहेगा, समीकरण निकाय दिया रहेगा, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, इसी शर्त का पालन करना है। और समीकरण निकाय में हमेशा ये याद रखना है कि एक वेरिएबल के अतिरिक्त दूसरा वेरिएबल जैसे पी के अन्य कोई लगा रहेगा तो उसका मान पूछेगा तो वो एक कंडीशन देगा आपको, एक अद्वितीय हल है इस कंडीशन में, या कोई हल नहीं है तो ये कंडीशन बना करके रखेगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन बना करके रखेगा। तो अन्य वेरिएबल का मान हम लोग सॉल्व करके हल करके इसी शर्त के आधार पर निकालेंगे। क्लियर? चलिए आइए हम लोग प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। ये सवाल है आपका, ऐसे दो समीकरण युगपत समीकरणों का, युगपत का मतलब होता है पेयर, ठीक है ना, जोड़ा, समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो तो उसे डैश समीकरण निकाय कहते हैं। एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होने का मतलब होता है कि वो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं हो, वो एक समांतर रेखा समझाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो जब समांतर रेखा हो गया तो आप उसको क्या कहते हैं कि विरोधी समीकरण है ये, क्योंकि एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए समीकरण निकाय को हम लोग क्या कहेंगे, असंगत समीकरण कहेंगे, या अगर ग्राफीय निरूपण के आधार पर नाम ऑप्शन रहेगा तो उसको हम लोग विरोधी समीकरण कहेंगे। दो ऑप्शन मेरे पास है, आप अपनी जानकारी के अनुसार ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। तो आपके पास जानकारी जो है दो चीज़ों का होना चाहिए। ग्राफीय निरूपण के आधार पर आपका जो ग्राफ है समांतर रेखा बन रहा है तो मतलब विरोधी समीकरण हुआ, और चूंकि इसका कोई हल नहीं हो रहा है, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, और ये असंगत होगा। दो कंडीशन हो गया, असंगत अर्थात विरोधी, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को देखिए, असंगत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आपको प्रश्न संख्या 32 होगा। देखिए इसको हम पहले मिटा देते हैं, ये कंडीशन था आपका। अगला जो प्रश्न संख्या 32 है इसको आप देखिए, इसमें जो है निम्न रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल संभव है। एक अद्वितीय हल संभव है इस कंडीशन में आप इस समीकरण का जो पेयर बना है, समीकरण का जो निकाय बना है, युग्म जो बना हुआ है, इसमें क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कीजिए, ठीक है ना। तुलना आप देख करके भी कर सकते हैं या इसके मान को उठा करके कीजिए, ठीक है ना। तो जब आपको तुलना करने के आपका पता चल जाएगा तो वो शर्त पर आपका आ जाएगा, किसी न किसी शर्त पर वह समीकरण युग्म रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन से ही आपको टच करना पड़ेगा कि आपका कौन सा समीकरण जो है अद्वितीय हल के लिए संभव चल रहा है, ठीक है ना। तो अद्वितीय हल के लिए संभव चलेगा जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही a1/a2 इज इक्वल टू हो जाएगा, बराबर होने लगेगा b1/b2 को, तो उसको आप कैंसिल कर दीजिए। आपका कंडीशन बना हुआ है अद्वितीय हल का, पहला शर्त है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पहला जो ऑप्शन ए है, x गुणांक क्या होता है, आपको समीकरण का फॉर्म पता होगा कि समीकरण का फॉर्म ax + by + c = 0। अगर युगपत में जाते हैं a1x + b1y + c1 = 0 होता है, a2x + b2y + c2 = 0 हो जाएगा, पेयर बना हुआ है ना। तो इस आधार पर a1/a2 क्या होता है, x गुणांक, ठीक है, और b1/b2 क्या होता है, y गुणांक, और c1/c2 कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x गुणांक, दोनों समीकरण युग्म में आपको एक लाइन में दिया गया ऑप्शन ए में, तो x गुणांक क्या चल रहा है देख लीजिए, a1/a2 आपका x गुणांक 1 है, यहाँ x गुणांक 2 है, तो a1/a2 जो है ये वैल्यू आपका 1/2 चल रहा है, ऑप्शन ए के लिए। उसके बाद b1/b2 जो है, यहाँ y गुणांक 1 है, यहाँ y गुणांक 2 है, तो b1/b2 का जो वैल्यू है यह भी 1/2 है। चलिए इसको आगे c1/c2 नहीं टच करना है, चूँकि क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यू आपका बराबर हो चुका है, आपको पता है वो अद्वितीय हल के लिए इज नॉट में जाना चाहिए ये दोनों, ठीक है ना। इसलिए आपका राइट आंसर ये नहीं हो रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है, गलत हो रहा है। आप बी ऑप्शन में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर x गुणांक को उठाइए, तो यहाँ x गुणांक ऑप्शन बी को हम देख रहे हैं, यहाँ पर x गुणांक 1 है, x गुणांक 3 है, 1/3 हो जाएगा, और b1/b2 -1/-3 y गुणांक चल रहा है, -1/-3
माइनस माइनस कैंसिल हुआ, क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों 1/3 आपस में बराबर हो गया, तो पुनः a1/2 इजकल टू b1/b2 हो चुका है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। अब बात बचा ऑप्शन सी का। सी को देखिए आप, सी में x गुणांक कितना चल रहा है आपका, x गुणांक चल रहा है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर चल रहा है 4, 2/4 होगा, और y गुणांक चल रहा है 1 और -2, 1/-2। इसको कटाते हैं तो 1/2 आता है, लेकिन ये -1/2 हो रहा है। क्या ये बराबर नहीं दिख रहा है? ठीक है ना, ये बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर -1/2 हो रहा है। तो इसका मतलब a1/a2 जो है इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, b1/b2। ये राइट ऑप्शन सी हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी समीकरण इकाई का एक और द्वितीय हल संभव है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 लिखिए। यहाँ पर है आपका समीकरण दिया गया है x + y = 7 और यहाँ पर है 5x + 12y = 7 है, ठीक है ना। तो x का मान क्या होगा? देखिए ये समीकरण जो दिया गया है, आप इसको 3 विधियों से हल करते हैं। पहला विधि है आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि है आपका विलोपन विधि, और तीसरा विधि है वज्रगुणन विधि, ठीक है ना। तो इसमें जो आप किसी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है ना, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हीट एंड ट्रायल का उपयोग कीजिए कि यहाँ पर x का मान निकालना है। तो x का कौन सा मान यहाँ पर रखा जाए जिससे ये समीकरण जो है ये संतुष्ट हो जाना चाहिए। y को छिपाना है, ठीक है ना, y को कटाना है इस तरह से, और x का मान यहाँ से कौन सा ऑप्शन टच करेंगे तो ये दोनों समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप क्या करते हैं, डायरेक्ट देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर y को कटाना है तब ना x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ दूसरे समीकरण में 12y है, पहले समीकरण में 1y है, तो y गुणांक 1 है, तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है कितना, 12x + 12y = 12×7 = 84 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका 12y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका 5x है यहाँ + 12y है, तो 12 में अगर 5 माइनस होता है तो क्या हो जाता है आपको 7y होता है। और इसके बाद जब यहाँ 84 हुआ, 84 में 7 घटाते हैं तो ये आपका 77 होता है। और जब x के गुणांक को आप राइट करते हैं 7 को, तो 77/7 होता है, तो 11 हो जाता है। क्लियर? आप देखिए इसको सॉल्व करने में जितना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे y गुणांक को छिपाना है, कटाना है, तो y गुणांक को इक्विवेलेंट कीजिए, तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले समीकरण को, तो ये हो जाएगा आपका 12x + 12y = 7। दूसरा आपका है 5x + 12y = 7 नहीं होगा, ये 84 हो जाएगा, बस 84 हो जाएगा। 12y = आपका है 7, ठीक है। ये घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएगा, 12y कैंसिल होगा, ये 7x = 77 होगा। अगर 7 को राइट भेजते हैं तो 7 से कटेगा तो ये 11। x का राइट आंसर 11 आ रहा है, ऑप्शन बी से यहाँ पर। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आपका आ रहा है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में आप देखिए, प्रश्न आपका जब 2 रेखाएं संपाती हो तो इन युग्मों के डैश हल होते हैं। संपाती रेखा का तो जो हल होता है क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, क्योंकि आपको कंडीशन पता है कि जो पहला शर्त होता है ना और द्वितीय हल का एक हल होता है, और दूसरा जो कंडीशन होता है उसका कोई हल नहीं होता है, और तीसरा जो होता है ग्राफीय निरूपण संपाती जो होता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है। तो ये अनंत हल हो जाएगा, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ये डायरेक्ट है आपका प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 35 में। प्रश्न संख्या 35 को देखिए कि समीकरण युग्म, समीकरण होगा यहाँ पर पहले लिखा गया है, समीकरण युग्म kx - y = 2 और 6x - 2y = 13, ठीक है ना, 3 है का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए कोई हल नहीं होने के लिए जो शर्त बना है वो आपका k का मान देता है कि a1/a2 = b1/b2।
इज नॉट इक्वल टू C1/C2 में जाता है। इज नॉट में अगर जाता है तो K का मान इज नॉट में जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो सिर्फ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 के कंडीशन पर समीकरण युग्म का जो है वैल्यू रखिए और उससे आपको K का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा इसको थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ मैंने बताया कि A1/A2 दूसरा शर्त है इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, कोई हल नहीं होता है। आप जैसे ही यहाँ पर इस कंडीशन को लागू करते हैं, इसको अप्लाई कीजिएगा B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 को, तो यहाँ पर इज नॉट में आंसर K का आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है कि K का मान ज्ञात करना है इसमें, है ना। तो K का मान समीकरण युग्म में इतना में कोई हल नहीं है। जब K का मान क्या होगा तो K का इज नॉट में अगर आंसर आएगा तो यहाँ से इस कंडीशन पर बैठाने से आएगा। लेकिन अगर K का मान चाहिए पॉजिटिवली तो आपको K का मान इस कंडीशन को A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 अप्लाई करना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ A1/A2 जो है वो कितना चल रहा है समीकरण कैसे K x गुणन K है, यहाँ 6 है। ये आप लिखिए K/6 A1/A2 हो गया इज इक्वल टू B1/B2। तो y गुणन क्या है -1 और यहाँ -2, -1/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं K का मान क्या हो रहा है, K गुना 2 क्रॉस करते हैं तो 2K इक्वल टू 6 × 1 6 होगा, 2 जाएगा बटा 2 तिया 6, K का मान 3 आ रहा है। क्लियर। तो ये राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, K इक्वल टू 3 है। चलिए अगला प्रश्न आपका 36 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 36 नंबर में आपका K के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। फिर वही कंडीशन बना हुआ, कोई हल नहीं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट में नहीं जाना है। अगर आप इज नॉट में जाते हैं तो आप समझिए पहला और द्वितीय हल के लिए K इज नॉट में भेजिए, ठीक है। इसके बाद अपरिमित रूप से अनेक हल और दूसरा जो शर्त बना है आपका कि कोई हल नहीं। 2 शर्तों के लिए आप A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 का प्रयोग कीजिए। कब तो ध्यान रखिए कोई हल नहीं हो तब और अपरिमित रूप से अनेक हल हो तब। सिर्फ एक और द्वितीय हल में आपका जो K का मान आता है इज नॉट में आता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ कोई हल नहीं है, तो यहाँ पर कोई हल नहीं के लिए सिर्फ क्या करना है A1/A2 की यहाँ x गुणांक को 1 यहाँ से 3, यह आपका हो जाएगा 1/3 A1/A2 का वैल्यू हुआ इज इक्वल टू B1/B2 बराबर हो जाएगा 2/K 2/K। क्रॉस करके देख लीजिए K × 1 K होगा, 3 गुना 6 आ जाएगा, K का मान 6 आ जाएगा, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि कोई हल नहीं हो और परिमित रूप से अनेक हल हो तो सिर्फ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 का अप्लाई कीजिए। आपका K का मान हो, P का मान हो, एब्सेंट जो वेरिएबल है वो आपका आंसर में आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 है आपका P के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ P का मान निकालना है, जस्ट एक ही सवाल है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए A1/A2 कितना चल रहा है 5 चल रहा है और यहाँ x गुणांक 1 चल रहा है। ये A1/A2 क्या हो जाएगा 5/1 इज इक्वल टू P/2, y गुणांक चल रहा है P/2, B1/B2 हो गया। अब इसको क्रॉस करके देख लीजिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 गुना 10। आंसर राइट ऑप्शन आपका सी हो रहा है, P का मान हो गया। क्लियर। इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको आप सिर्फ कंडीशन पर लाते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो आपका एब्सेंट वेरिएबल का मान निकल जाता है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 38। 38 का प्रश्न है आपका कि K के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अनंत हल हैं। अनंत हल में क्या होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है। तो तीनों बराबर होता है। आप 2 को भी बराबर करते हैं तो एब्सेंट वेरिएबल P या K का मान निकल आएगा, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए इसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। A1/A2 तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है,
तो देखिए यहाँ 2/4 इज इक्वल टू 3/k, 3/k। आप देख लीजिए तुरंत आपका k का मान आ जाएगा। अगर आप चाहें कि C1/C2 को भी इक्वल टू दे दें तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 2 गुना k हो जाएगा 2k इक्वल टू 4 × 12, k इक्वल टू हो जाएगा 12/2 होगा, 2 × 6 = 12, 6 आंसर हो गया। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। अगर आप चाहें कि इसमें हम C1/C2 इक्वल टू भी होता है ना, इसमें अप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए C1/C2 5/10 है, 5/10 है, तो 5 का 5, 5 गुना 10, आप इसको इक्विवेलेंट कर दीजिए। 3/k इज इक्वल टू 1/2, तो क्रॉस कीजिए, k इक्वल टू 3 गुना 6 ही आंसर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए अगला C1/C2 को हम चाह रहे हैं कि छोड़ ही दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो पहला शर्त पर आएगा वो द्वितीय हल में k इज नॉट में जाएगा, इक्वल टू में k का मान इज नॉट इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लेगा, या दूसरा शर्त पर जाएगा जैसे कोई हल नहीं का कंडीशन बनाएगा और परिमित उपसैनक हल है तो A1/A2 बराबर B1/B2 को अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका 39। यहाँ पर 39 का प्रश्न है k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है, मैंने पहले बताया k इज नॉट इक्वल टू में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शर्त जो बना है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बना है, ठीक है ना। तो आप A1/A2 कंडीशन देखिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बना है अद्वितीय हल के लिए, ठीक है ना। तो अद्वितीय हल के लिए जब ये कंडीशन बना है तो जैसे ही आप इस पर कोई x यहाँ पर कोएफिशिएंट उठाते हैं और यहाँ से x उठाते हैं, y गुणांक उठाते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका मान ऑटोमेटिक इज नॉट इक्वल टू में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर k का, यहाँ पर x को का जो गुणांक है k है, अब बटा यहाँ x गुणांक कितना चल रहा है 6 है, इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर B1/B2 -1/-2, -1/-2, माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ क्रॉस कीजिए 2k इज नॉट इक्वल टू 6, ऐसा होगा। तो k इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा 6/2, 3 हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 3 होगा। तो देखिए आपको जो ऑप्शन है ये ABCD जो है इज नॉट नहीं लगा है, तो ये आपका गलत आंसर है। आपको यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पर डी का जो ऑप्शन सही होगा ये तब होगा जब फल इज नॉट इक्वल टू 3 लिखा रहेगा। क्लियर। चलिए यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू लगा रहना चाहिए, k का मान 3 नहीं हो रहा है बल्कि k इज नॉट इक्वल टू 3 हो रहा है। क्लियर। चलिए राइट ऑप्शन डी को सही करने के लिए आप इस बुक में जो है गेस्ट पेपर में इज नॉट इक्वल टू 3 अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा 40 नंबर। का जो प्रश्न है यहाँ देखिए, समीकरण युग्म x - 2y = 3, 3x + ky = 1 का एक ही हल अर्थात तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा। सही है कंडीशन। देखिए आप आंसर यहाँ पर सही ऑप्शन चल रहा है, k इज नॉट इक्वल टू में अद्वितीय हल होने के लिए यही कंडीशन बनेगा। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ से k का मान इज नॉट इक्वल टू में आंसर जा रहा है। तो x गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ x गुणांक 3 है, तो ये हो जाएगा 1/3 इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा बराबर नहीं है -2/k, क्रॉस कीजिए k × 1, k इज नॉट इक्वल टू 3 गुना 6 -6 हो जाएगा, 3 × -2 है -6 हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू -6। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए आ रहा है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 41 में देखिए आपका जो प्रश्न है ax + by + c = 0, जहाँ जो है कंडीशन दिया है a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख डैश रेखा होती है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ वक्र होगा, ऑप्शन ए में जो है ये वक्र लिखा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ax + by + c, ये क्या है, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, सिर्फ एक समीकरण है, ठीक है ना।
तो देखिए एक समीकरण सिर्फ दिया है, अगर ये युगपत समीकरण रहता, समीकरण निकाय अगर पेयर में बना रहता, तो उसका जो कंडीशन के आधार पर, ठीक है ना, वहाँ पर ग्राफीय निरूपण अलग अलग हो जाता है। लेकिन वहाँ क्या होना चाहिए, समीकरण युग्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ एक समीकरण है। एक समीकरण का जो हल होता है, ग्राफीय निरूपण होता है, एक सरल रेखा होता है, ठीक है। जिसको आप समीकरण बोल रहे हैं, तो ज्यामितीय निरूपण में उसको क्या कहते हैं, एक सरल रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो यह एक, जैसे ही एक समीकरण दिया रहेगा कोई भी, इसका मतलब ये हो जाएगा एक सरल रेखा ग्राफ होगा। जैसे ही समीकरण युग्म बनेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर तो फॉर्म बदल जाएगा। a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 होगा। तो जैसे ही समीकरण का पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, युग्म बनेगा, तो वो समीकरण का जो है वो समीकरण शर्त पर जाएगा और शर्त के आधार पर तब उसका ग्राफीय निरूपण होगा कि क्या प्रतिच्छेदी रेखा होगा, कि समांतर रेखा होगा, कि संपाती रेखा होगा। ये क्या होगा, ये शर्त पर आधारित हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक समीकरण है, ax + by + c = 0, तो इसका आलेख क्या हो जाएगा, एक समीकरण का एक सरल रेखा हो जाएगा। क्लियर। और समीकरण युग्म बनने के बाद समीकरण युग्म जैसे ही बनेगा, तो वो समीकरण युग्म अपने कंडीशन में जब आ जाएगा, तो जिस कंडीशन को फॉलो करेगा उस कंडीशन के अनुसार उसका ग्राफ निरूपण बदलता रहेगा। क्लियर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, एक सरल रेखा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 42 है। यहाँ पर जो प्रश्न है, रैखिक समीकरण 3x + 3 = 0 का एक हल है। देखिए यहाँ पर जो है ना, आपका ऑप्शन, सब ऑप्शन गलत है। आपका ये प्रश्न ही गलत कहा जाए, प्रश्न तो सही हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन जो है टोटल गलत है। क्योंकि इस समीकरण का हल तो हो सकता है, जैसे 3x + 3 = 0 है, तो हम x का मान निकाल सकते हैं। +3 जाएगा तो -3x, गुणांक चल रहा है 3, तो बटे में 3 चला जाएगा, 3 × 3, x का मान -1 हो जाएगा। ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये चारों ऑप्शन आपका क्या चल रहा है, गलत चल रहा है। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि ये हल नहीं होता है, समीकरण का तो हल होगा, प्रश्न को हम गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका जो ऑप्शन है ये सब गलत है, ठीक है ना। आप इसको सुधार सकते हैं, ठीक है। ऐसा प्रश्न जो है, ऑप्शन ही इसका गलत है। सिर्फ ऑप्शन अगर इस टाइप का कोई दिया हुआ रहे, x का मान -1, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 का प्रश्न है आपका, दो रेखाएं एक बिंदु पर, ठीक है ना, ठीक है, दो रेखाएं एक बिंदु पर डैश करती है ना। तो देखिए ये चीज़ भी बिल्कुल सही तो हम नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। दो रेखाएं जो है एक बिंदु पर, दो रेखाएं जब एक बिंदु पर क्या होती है, डैश करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो दो रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद होता है। लेकिन जब बात आती है दो रेखाओं का, तो दो रेखाएं जो होती है, तो उसके लिए कॉमन पॉइंट एक हुआ। और कभी ऐसा भी हो सकता है दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसके कहने का जो सेंस है वो ये चल रहा है कि दो रेखाएं एक बिंदु पर, तो दो रेखा है और एक बिंदु, तो इसका मतलब दो रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु तब होता है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो इसी के आधार पर इसने प्रश्न को बनाया है कि दो रेखाएं एक बिंदु पर डैश करती है तो प्रतिच्छेद करती है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सिर्फ दो रेखा की बात करेंगे तो दो रेखाएं समांतर भी होती है, संपाती भी होती है, ठीक है ना, और प्रतिच्छेदी भी होती है। तो यहाँ पर एक बिंदु का कंडीशन बनाया है, तो दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर। चलिए ये आपको मैंने 43 तक का प्रश्न बताया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ है तो आप इस चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। अगर आप नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।